हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर को दिन बहुत ही कम रह गए हैं और हमें फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करनी है, टेस्ट देने हैं, बहुत कुछ करना है। तो फटाफट हम बिना टाइम वेस्ट किए ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, कॉस्ट शीट, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मटेरियल कॉस्टिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, एक आधे अटैम्प्ट में होगा, नहीं पूछा होगा, बट यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखने को मिल जाएगा। एंड ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बस फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू निकालो, वो वाला हिसाब है इस चैप्टर में। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं आखिरकार इसमें, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाओ और आपसे ये चैप्टर बड़े आसानी से बन जाएगा। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको ये चैप्टर सुनना है, ताकि इजी चैप्टर में कम से कम आपको एफर्ट्स ना पुट करने पड़े। जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसमें तो फिर एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। तो ये इजी चैप्टर को ध्यान से सुन लो और एक बार में उन्हें ख़त्म कर दो, दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग। अब मटेरियल का मतलब क्या? सबसे पहले तो मैम, मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसे मटेरियल कहेंगे ना। तो मटेरियल से तो साफ़ है कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक लगेगा, रिफिल लगेगा, निब लगेगी एंड इंक लगेगी, वो जो रबर का चढ़ा होता है पेन के ऊपर, जो जहाँ से हम पकड़ते हैं पेन, वो रबर लगेगी, ऐसी सब कुछ चीज़ें लगेंगी। तो ये मेरा हो गया मटेरियल। अब मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब क्या? मटेरियल को कंट्रोल करना इज़ मटेरियल कॉस्टिंग। अब देखो, मटेरियल ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट का। अब आप देखो, जैसे आपको एक पेन पड़ रहा है, लेट्स से कि आपको पेन की कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपीज़, तो इस 10 रुपीज़ में से ना कम से कम 5 रुपीज़ तो इसकी मटेरियल की कॉस्ट ही होगी पेन के ऊपर। मतलब कि ये 5 रुपीज़ एक पेन के लिए मुझे क्या कहते हैं उसे, इंक, वो प्लास्टिक, रिफिल, निब वगैरह 5 रुपीज़ तो ये मटेरियल की ही कॉस्ट लग जाएगी। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है, वो मटेरियल के ऊपर लगती है। तो मटेरियल को कंट्रोल करना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। मतलब हमें देखना है कि मटेरियल का प्राइस ना इंक्रीज़ हो जाए। देखो, अगर मार्केट में नॉर्मल पेन जो मैं बना रही हूँ और मेरा कंपटीटर बना रहा है, 10 रुपीज़ का मेरा कंपटीटर बेच रहा है, तो मुझे भी 10 रुपीज़ या इससे कम बेचूंगी तो ही प्रॉफिट होगा। इससे ज़्यादा बेच दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर मेरा मटेरियल, मतलब पेन बनाने में ही मेरे को मटेरियल कॉस्ट ही मेरे को 8 रुपीज़ लग गई, अब बाकी भी तो एक्सपेंसेस लगेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी तो लगेंगे, वेजेस के एक्सपेंस भी तो लगेंगे। टोटल अगर यही 8 लग गया तो मेरी मटेरियल की कॉस्ट ही अगर 11 चली गई, तो इसमें मैं प्रॉफिट भी तो चार्ज करूँगी। लेस से 2 रुपीज़ ही प्रॉफिट चार्ज कर लूँ, तो मेरा पेन तो 13 रुपीज़ का बिकेगा मार्केट में। मेरा प्रोडक्ट क्यों लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, ये मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ने वाले हैं। अब मटेरियल की कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है? आपने अपने मटेरियल का अच्छे से आपने एनालाइज़ नहीं किया, आपने, आपके जो एनालाइजर्स बैठे हुए थे, जो एक्सपर्ट्स आपके बैठे हुए थे, उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपको कितना क्वांटिटी का मटेरियल कब मंगवाना चाहिए। आपने कम मटेरियल मंगवा लिया, अब आपकी मटेरियल की शॉर्टेज होगी, आपकी प्रोडक्शन रुक गई तो आपको लॉस होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ी तो आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। एक मटेरियल अच्छे से कंट्रोल ना करने की वजह से आपको हैवी लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो मटेरियल कॉस्टिंग में हम सब पढ़ने वाले हैं कि कितना मटेरियल हमें मंगवाना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल मंगवाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए, किस टाइम पे मंगवाना चाहिए और कितना मंगवाना चाहिए कि मेरा जो कैपिटल है वो मटेरियल में ब्लॉक ना हो। अब कैपिटल कैसे मटेरियल में ब्लॉक होता है? अगर मैं एक ही बार में 50,000 मटेरियल में लगा दूँ, साल के स्टार्टिंग में मैंने 50,000 पूरे साल का मटेरियल ख़रीद लिया, 50,000 मटेरियल में लगा दिए, एक ही बार में मटेरियल में लगा दिए, वही 50,000 ना लगा के मैं मेरे को 50,000 तो पूरे साल चलेगा, मैं ऐसा करती कि मैं अभी 10,000 का सामान मंगवाती
और बाकी पैसे मैं किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करती जहाँ से मुझे रिटर्न भी आता। तो अगर मैं एक ही बार में सारा अपना पैसा, अपनी कैपिटल ब्लॉक कर दूंगी मटेरियल में, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो बेयर करनी पड़ रही है ना। ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के हमें एक बेस्ट क्वांटिटी निकालनी होती है ताकि हमारे मटेरियल का प्राइस ना इंक्रीज़ हुआ, इसीलिए हम मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस मटेरियल कॉस्ट comprises a significant portion of total cost of product, it requires control। जैसे कि मैंने बोला कि मटेरियल कॉस्ट हैवी पोर्शन, सिग्निफिकेंस पोर्शन बेयर करती है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। Materials control may be defined as a system which ensures availability of required quantity of material of proper quality at proper time and at the same time avoidance of unnecessary blocking up capital in the stores। मटेरियल कंट्रोल में ये सब आता है कि आपको किस टाइम पे कितना मटेरियल, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल अवेलेबल करवाना है अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, और ऐसे करना है कि आपकी कैपिटल की अननेसेसरी ब्लॉकिंग ना हो आपके मटेरियल स्टोरेज में। The system of material control should be so comprehensive that it covers the whole procedure from point when order is placed with the supplier up to the stage until the material are consumed in the production। अभी मटेरियल कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आप सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस करते हो वहाँ से लेके जब तक आपका मटेरियल आपकी प्रोडक्शन में कंज्यूम नहीं हो जाता, आपका मटेरियल कंट्रोल का प्रोसेस चलता ही रहता है। मटेरियल कंट्रोल से सबसे पहले आपको पता चलता है कि आपको कौन से सप्लायर से मटेरियल ऑर्डर करना है, कहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा है, कहाँ से महंगा पड़ रहा है, फिर आप डिसीजन लोगे कि कौन से सप्लायर से मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। फिर बीच में आपको कैसे स्टोरेज रखनी है, कितना क्वांटिटी मंगवाओगे उस हिसाब से मैं कितना स्टोर करूँगी, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी स्टोर करने की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली, मेन क्या है मटेरियल में कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। अब देखो, मुझे पूरे साल में 200 kg मटेरियल चाहिए, मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, या तो मैं साल की स्टार्टिंग में पूरा का पूरा 200 kg मंगवा लूँ, या तो मैं 50 kg करके मंगवाऊँ, या तो मैं 100 kg करके 2 बार मंगवा लूँ, या तो मैं 10 kg करके मंगवा लूँ। जैसे भी, मतलब मेरे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं ना, तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना क्वांटिटी ऑर्डर मंगवाना है, उस हिसाब से मेरी कॉस्ट डाइफर करेगी। अब देखो, आपके एक मटेरियल की कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट इंक्लूड होती है। आपको क्या लगता है कि मटेरियल की कॉस्ट वही होगी जो मैंने ख़रीदा? नहीं, मटेरियल की कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट होती है, बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। अब बाइंग कॉस्ट तो हमें पता है, जो हमें परचेज कॉस्ट होती है। मैं गई सप्लायर के पास, मैंने उसे बोला कि मुझे 200 kg मटेरियल चाहिए, उसने बोला पर केजी आपको 10 रुपीज़ पड़ेंगे, तो 10 × 200 कर दूँगी, ये तो मेरी बाइंग कॉस्ट होगी ना 2000 रुपीज़। ये तो नॉर्मल है, ये तो कॉस्ट होती है मटेरियल की। 2 और कॉस्ट पड़ती हैं, दैट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। अब ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब आपका ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, जो ऑर्डर प्लेस करने पे हमें कॉस्ट पड़ती है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो, मैंने मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है, मेरे पास कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, वो मुझे बताएंगे कि आपको कितना क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, है ना। लेट्स से वो मुझे बोलेंगे कि आपको 200 kg चाहिए ना पूरे साल में, आप ऐसा करो कि आप 50 kg करके आप मंगवा लो पूरे ऑर्डर, 4 बार मंगवाने पड़ेंगे। तो ये उन्होंने कुछ अपना फॉर्मूला वगैरह लगाया होगा, उससे उन्होंने हमें डिसाइड करके बताया होगा। तो उन्हें, ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आपको कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, कहाँ से ऑर्डर करना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का ऑर्डर करना चाहिए, उन सबको फ़ीस भी तो देनी पड़ेगी ना उन एक्सपर्ट्स को, तो वो मुझे ऑर्डर प्लेस करने का एक्सपेंस पड़ रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैं यहाँ पर मुंबई में बैठी हूँ, दिल्ली से मुझे अपना रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो यहाँ से मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया। अब दिल्ली से मुंबई आने में जो कॉस्ट पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, ये भी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट पड़ रही है ना। मतलब ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर मेरे तक पहुँचने तक जो भी कॉस्ट लगती है उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ इनकमिंग मटेरियल। अब जो मेरे पास मटेरियल आया है उसे मुझे चेक भी तो करना है ना, किस क्वालिटी का मटेरियल आया है, घटिया क्वालिटी तो नहीं है, कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं आया है, जितना मैंने क्वांटिटी मंगवाई थी उतनी क्वांटिटी का मटेरियल आया है कि नहीं आया है, ये सब चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट किया होगा, उसे भी तो फीस वगैरह देनी पड़ेगी, सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी, तो ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। तो जब आप मटेरियल
मंगवाते हो ना, ऑर्डर करते हो ना, तो आपको एक तो बाइंग कॉस्ट पड़ती है, दूसरी कौन सी कॉस्ट पड़ती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ती है, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट। तीसरी कौन सी कॉस्ट पड़ती है, कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट नाम से क्लियर है, मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट, दैट इज़ होल्ड करने की कॉस्ट। अब ये कौन सी कॉस्ट होती है, अब देखो मैंने दिल्ली से मेरा सामान आ रहा है, मुंबई तक आ रहा है, तो ये थोड़ी है कि मैं सड़क पे सामान रखूँगी, सड़क पे नहीं ना रखूँगी, मैं किसी वेयर हाउस में सामान रखूँगी, तो ये वेयर हाउस को मेंटेन करने के एक्सपेंसेस होगा, अगर ये रेंट पे है तो इसका रेंट होगा, ये सब उसे मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट है, उसे होल्ड करने की कॉस्ट है, इसे हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। यहाँ फिर देखो, अब मैंने मटेरियल अपना वेयर हाउस में रखना है, तो मुझे उसकी इंश्योरेंस भी करवा के रखनी पड़ेगी, कल को आग वगैरह ना लग जाए, तो वो जो इंश्योरेंस के एक्सपेंस चल रहे हैं वो मेरा कैरिंग कॉस्ट है, मतलब मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट। तो मटेरियल की कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट आती है, एक तो उसे परचेज करने की कॉस्ट, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। अब ईओक्यू क्या बोलता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इकोनॉमिक मतलब सस्ता, आपको एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, मुझे एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे देखना है कि मुझे पूरे साल में 200 kg प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लगेगा मेरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मैं कितना कितना कैसे कैसे मंगवाऊँ, एक ही बार में 200 मंगवा लूँ, धीरे धीरे 100 करके मंगवाऊँ, 50 करके मंगवाऊँ, 20 करके मंगवाऊँ, कैसे मंगवाऊँ, कहाँ पे मुझे सस्ता पड़ेगा सबसे ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेस्ट रहेगी मेरे लिए ऑर्डर करना, ठीक है। अब देखो, एक सप्लायर है राम, मैंने ना इससे गुड्स मंगवाने हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ से मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली से मेरे पास आ रहे हैं, मुंबई में मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, यहाँ से ट्रक में भर के मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को ना पूरे साल में 200 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। मैंने क्या बोला इस सप्लायर को कि आप ऐसा करो, आप ना मुझे एक ही बार में 200 kg भिजवा दो, क्योंकि अगर मैं एक ही बार में मंगवा लूँगी ना तो बार बार मुझे ये ट्रक का एक्सपेंस नहीं देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, बार बार मुझे ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे मेरे जो एक्सपर्ट्स बैठे होंगे उन्हें बार बार बिठा के देखना नहीं पड़ेगा, उन्हें बार बार बिठा के कहना नहीं पड़ेगा कि देखो कि कितना क्वान्टिटी मंगवानी चाहिए, कौन सी क्वालिटी मंगवानी चाहिए, किस सप्लायर से मंगवानी चाहिए, एक ही बार में इन्होंने मुझे बता दिया, एक ही बार फीस दी, रफ़ा दफ़ा करो, इंस्पेक्शन की कॉस्ट मुझे बार बार नहीं देनी पड़ेगी, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट ना कम हो जाएगी। आप ऐसा करो, मुझे पूरा का पूरा 200 kg एक बार में पहुंचवा दो, 200 kg तो आ गया, बट अब मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई ना, अब मैं इसे एक वेयर हाउस में स्टोर करूँगी, पूरे साल के लिए मुझे 200 kg ये वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा, तो मुझे वेयर हाउस भी बड़ा लगेगा। अगर मैं कम कम करके मंगवाती, लेट्स से अगर 50 करके मंगवाती तो मेरा छोटे वेयर हाउस में चल जाता, बट अब मेरे पास पूरा 200 kg आ गया, मुझे बड़ा वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ेगा, रेंट बढ़ेगा। अब एक वॉचमैन से काम नहीं चलेगा, 2 वॉचमैन रखने पड़ेंगे, वो सैलरी बढ़ी। अब इंश्योरेंस भी ज़्यादा प्रीमियम जाएगा क्योंकि 200 kg एक साथ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़े, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ी ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम हो गई बट कैरिंग कॉस्ट मेरी बढ़ गई, है ना। या फिर दूसरा अल्टरनेटिव मैंने सोचा अच्छा मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ से ना ऐसे करती हूँ, मैं 10 kg करके मंगवा लेती हूँ, 10 kg करके मंगवा लेती हूँ, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मैं छोटा वेयर हाउस लूँगी, इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम जाएगा, एक वॉचमैन से चल जाएगा, कैरिंग कॉस्ट तो मेरी हो गई कम, बट अब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि कितनी बार ट्रक आएगा, कितनी बार वो एक्सपर्ट बैठेंगे मुझे बताने के लिए कि कौन से सप्लायर से लो, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई और कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई। तो पहले केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई थी और कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई थी। अब मैं तो पागल हो गई, मैंने कहा अजीब बात है भाई, कभी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो कभी मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसलिए मेरे पास एक सीए आया, उसने बोला कि देखो मैं आपको ना एक कंसेप्ट बताता हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इसका मतलब आपको एक ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है जिससे आपकी कैरिंग कॉस्ट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम रहेगी, मतलब कम से कम रहेगी, दोनों इक्वल रहेंगी, बैलेंस्ड रहेंगी, सेम रहेंगी। उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ आया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट। देखो
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इज़ मिनिमम। आपकी दोनों ही ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम होती है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम रहेगी तो मेरी मटेरियल की कॉस्ट कम रहेगी, तो मटेरियल की कॉस्ट कम रहेगी तो हो गया ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एकदम सही वाली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अब मैं आपने बता तो दिया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है, बट मुझे ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालनी आएगी, कैसे निकालूंगी मैं ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? कुछ फार्मूला वगैरह होता होगा ना? बिल्कुल सही, इसका एक फार्मूला होता है जो हमें विल्सन ने दिया था। एक मैथमेटिशियन विल्सन था, इन्होंने हमें फार्मूला दिया कि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो। तो क्या फार्मूला है आपका? 2AO/C का होल स्क्वायर रूट। अब 2 तो आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, A से एनुअल रिक्वायरमेंट, O से ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C से कैरिंग कॉस्ट पर एनम। अभी इस फॉर्मूला की डेरिवेशन कैसे हुई, मतलब ये फॉर्मूला आखिरकार बना कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे नीचे समझाने वाली हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझना कि फॉर्मूला कैसे बना है, आप फॉर्मूला लर्न करो और क्वेश्चंस में पुट करो और आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिन्हें समझना है कि फॉर्मूला आखिर क्या कैसे बना है तो वो मैं बता देती हूँ अभी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता है कि फॉर्मूला आखिरकार बना कैसे है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये फॉर्मूला लर्न करके वैल्यूज पुट करके निकाल लो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला की डेरिवेशन कैसे हुई थी। मैंने बोला EOQ मतलब ऐसी ऑर्डर क्वान्टिटी जहाँ पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। अब मिनिमम मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी हमारी, है ना। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी निकलती है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब देखो, मैंने पूरे साल में डिसाइड किया कि मैं 10 ऑर्डर्स मंगवाऊंगी अपने गुड्स के, पर ऑर्डर मुझे कॉस्ट पड़ रही थी 5 रुपीज़, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी ना 50। तो वही है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट, यहाँ पे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लेनी है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैसे निकलता है? अब देखो, मैंने डिसाइड किया कि पूरे साल में मुझे 200 kg रॉ मटेरियल रिक्वायर होंगे और मैंने डिसाइड किया कि मैं हर एक ऑर्डर में 50 kg मंगवाऊंगी। तो अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पूरे साल में कितने जाएंगे, 200 मुझे चाहिए टोटल। हर एक ऑर्डर में मैं 50 kg मंगवाऊंगी तो टोटल मेरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकल आएंगे ना। तो ये मैंने आखिरकार क्या किया है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ऑर्डर। जितनी मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसे डिवाइड कर दिया पर ऑर्डर, मैं कितनी यूनिट्स मंगवाने वाली हूँ, तो ये मेरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ऐसे निकलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मैथ्स में नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, जितना मुझे टोटल चाहिए और जितना मैं पर ऑर्डर मंगवा रही हूँ यूनिट्स, तो मेरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ये सिंपल हो गई। नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। अब कैसे निकलेगी? कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर लगती है? रॉ मटेरियल के स्टॉक के ऊपर लगती है ना कैरिंग कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल का जितना आपका स्टॉक है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, तो आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे आता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे निकलेगा? अब देखो, इसमें एक पॉइंट है समझने वाला। मैंने ना ऑर्डर किए 50 kg रॉ मटेरियल मैंने ऑर्डर किया। अब ज़रूरी है कि क्या ये मैं पूरा का पूरा 50 kg वेयर हाउस में स्टोर करूँगी? ज़रूरी नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है मैंने 50 kg मंगवाया, ये यहाँ से ट्रक से उतर रहा है 50 kg, ये पर्सन उतार रहा है ट्रक से, इसे मैंने बोल दिया कि भाई ये काम कर, ये इसमें से ना 50 kg में से ना 10 kg डायरेक्टली मुझे फैक्ट्री में ला के दे दे, मुझे फैक्ट्री में ज़रूरत है, डायरेक्टली फैक्ट्री में 10 kg ले आओ। तो वेयर हाउस में कितना स्टोर किया? सिर्फ 40 kg। तो स्टोरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कितने पे पड़ी? सिर्फ 40 kg पे ना। तो इस तरह से हमें पूरे साल में नहीं पता होता कि आखिरकार ये जो रॉ मटेरियल है कितना kg रॉ मटेरियल स्टॉक किया गया है और कितना नहीं स्टॉक किया गया है। तो जो मैंने कैरी किया ही नहीं है जिसके ऊपर, तो उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मुझे डेफिनेट अमाउंट ही नहीं पता है कि मैंने कितना स्टोर करके रखा है, तो उस केस में क्या करेंगे? जब हमें किसी चीज़ की डेफिनेट अमाउंट ना पता हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसके लिए लेते हैं एवरेज। उसी तरह से इसकी भी हम एवरेज ले लेंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ऑर्डर आप कितनी यूनिट्स मंगवा रहे हो उसे डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो आपकी ये आ जाएगी एवरेज। ये आपका रॉ मटेरियल स्टॉक आ गया, अब उसे मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। ये दोनों आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के आपने फॉर्मूला खोल के लिख लिए। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स और नंबर ऑफ़ यूनिट्स सेम है ना, तो ऐसा करते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स को ऊपर ले जाते हैं, तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स स्क्वायर में हो जाएगी, है ना। नंबर ऑफ़ यूनिट्स का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ना, है ना। मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे लिख लेना, स्क्वायर आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर आ जाएगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स का। तो क्या आ गया, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ यूनिट्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब क्या करते हैं, इस 2 को ले जाते हैं इधर और इस कैरिंग कॉस्ट पर एनम को भी ले जाते हैं इधर, ले जाते हैं हम। 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू 2 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर का स्क्वायर। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर मतलब ईओ क्यू ना, ईओ क्यू मतलब जितनी हम एक ऑर्डर में यूनिट्स मंगवाने वाले हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। एक ऑर्डर में हम कितनी यूनिट्स मंगवाने वाले हैं, तो वही तो है नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, अभी लिखा हुआ ईओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो ईओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ये वैसे का वैसे ही है ना, और ये ईओ क्यू का स्क्वायर हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर को हमने ईओ क्यू लिख दिया बस। अब इस स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर रूट हो जाएगा ना ये। तो बस यही फॉर्मूला है, ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। ये है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डेरिवेशन, ऐसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है। जिसको समझ आया वेल एंड गुड है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं बेटा, आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर लो और इसे अप्लाई करके आपके आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब समटाइम्स ना क्वेश्चन में एक ट्रिकी पॉइंट क्या होता है, वो ना कैरिंग कॉस्ट समटाइम्स तो आपको डायरेक्टली दे देंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बट समटाइम्स वो क्या करेंगे, आपको ना कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे देंगे। जैसे ये देखो ऐसे दे देंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 30 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 3 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट है आपकी 5% और आपकी कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपीज़। ये डिटेल दे रखी है। अभी ये तो ले लेंगे हम, ये भी ले लेंगे, बट कैरिंग कॉस्ट तो 5% में ना, इसे कैसे लेंगे। तो जब आपको कैरिंग कॉस्ट 5% में दी हो तो आपको ये परसेंटेज को न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आना है। तो वो कैसे आएगी, इस परसेंटेज को आपको कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर अप्लाई करना है। मतलब आपकी जितनी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, मतलब वो मटीरियल परचेज करने की पर यूनिट प्राइस कितना है, वही तो हुआ कॉस्ट पर यूनिट। तो उस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटीरियल के ऊपर आपको परसेंटेज लगा देनी है। कॉस्ट कितनी थी 2 का कैरिंग कॉस्ट के 2 के ऊपर 5% लगा दो और ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये लेके आपको ये फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अभी हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है मेरे पास मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन नंबर 1। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, ईओक्यू कैलकुलेट करना है। ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। अभी ये वाला छोड़ दो, अभी सबसे पहले हम ना ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। कंजम्पशन ऑफ ए मटेरियल पर एनम, एनुअल रिक्वायरमेंट दी है, मटेरियल पर एनम आप कितना कंज्यूम करने वाले हो, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट आपको पूरे साल की रिक्वायरमेंट दी है 10,000 kg। एनुअल रिक्वायरमेंट हमें मिल गई, ए मिल गया हमें, ये मिल गया हमें 10,000। देन हमें दिया ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल गई ₹50, वो भी मिल गया 50। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, इसका तो अभी कोई काम नहीं है, देखते हैं अभी कैरिंग कॉस्ट हमें चाहिए, वो कैसे दी है। स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट कैसे दी है 8%। कैरिंग कॉस्ट कितनी दी है 8%। तो अभी परसेंट में है तो मुझे किसके ऊपर ये परसेंट लगानी पड़ेगी, कॉस्ट पर केजी आपको बाई करने की कितनी कॉस्ट पड़ रही है 2 रुपीज़। तो कैरिंग कॉस्ट आपका सी कैसे आ जाएगा 2 × 8%, ये आपके निकल आएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपकी आ गई 0.16, 2 का 8% करोगे तो 0.16 आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट भी आ गई। अब सब चीज़ें निकल गई हमारे पास, फॉर्मूला पुट करते हैं, ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। ईओक्यू कैसे आएगा, ईओक्यू का क्या फॉर्मूला है, ईओक्यू इक्वल्स टू 2 ×
एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि ए इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि ओ डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यानी कि सी का होल स्क्वायर रूट 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.16 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व। 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइड 0.16, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ गई 2500। ये देखो अगर हम 2500 यूनिट्स ऑर्डर करें, एक बार एक ऑर्डर में 2500 यूनिट्स ऑर्डर करें तो हमारा जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी। ना ही ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी और ना ही कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, दोनों ही मिनिमम पड़ेंगी। तो ये है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैंने आपको क्या बोला, EOQ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होती है। चेक करके देख लें एक बार यहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम है कि नहीं है। कहाँ पे कैलकुलेट करें, यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, पूरे साल में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है 10,000 kg की रिक्वायरमेंट है, एक बार में आप कितना मंगवा रहे हो 2500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकल जाएंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 2500। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल गया। हमें सेकंड बात क्या बोली थी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हमने निकाल ही लिए यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाई 2500। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कितने प्लेस करने वाले हो 4, ठीक है। ये वाला सेकंड पार्ट भी हमने इसका निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, देखना है कि सेम आती है कि नहीं। तो इसे भी रेज कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको पता चल गया ना 4 है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू क्या करोगे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है आपके पास 50, मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी देखो कितनी आई 4 इंटू 50, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 200, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपनी कैरिंग कॉस्ट, वो भी यहीं पे निकाल लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। कैरिंग कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी, ये लो, कैरिंग कॉस्ट निकलती है आपको आपका जो रॉ मटेरियल स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करना है। अब रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल स्टॉक मतलब हमें अपने स्टॉक का एवरेज लेना है, और वो कैसे निकलता है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ऑर्डर। हम एक ऑर्डर में 2500 यूनिट मंगा रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी 2500 यूनिट्स ही स्टोर करेंगे, तो इसीलिए हम इसका क्या लेंगे एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे आएगा 2500 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका एवरेज आ जाएगा इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दैट इज 0.16। करके देखो कितना आया 2500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.16, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आई है 200। ये देखो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आई ना। अगर आप एक बार में एक ऑर्डर में 2500 यूनिट्स ऑर्डर करोगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम आएगी, दैट इज़ सेम आएगी। प्रूफ भी करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सम, जिसमें हमने अपना पूरा कंसेप्ट देख लिया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, और हमने प्रूफ भी कर लिया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम आती है। अब नेक्स्ट अपनी इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ ए मटेरियल इज 18,250। एनुअल रिक्वायरमेंट हमें मिल गई, ए मिल गया 18,250। एक काम करो, वीडियो पॉज करो और खुद ही ये सम सॉल्व करो। बड़ा ही इजी सम है, इसे खुद सॉल्व करो एक बार, उसके बाद अगर नहीं उसके बाद दोबारा वीडियो चलाओ और आंसर चेक करो। अगर सेम आ गया वेल एंड गुड है, नहीं आया तो समझो कहाँ पे गलती की। हो गया सम, अब मैं करवाती हूँ। देखो उन्होंने बोला कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 18,250 यूनिट्स, तो ए तो हमें मिल गया। एट अ प्राइस ऑफ ₹36.50 पर यूनिट। पर यूनिट प्राइस भी उन्होंने हमें दिया ना, क्या पता कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो तो उसमें हेल्प आ जाएगी, तो लिख लेते हैं 36.50 हमें पर यूनिट प्राइस पड़ा है रॉ मटेरियल खरीदने का।
द स्टोरेज कॉस्ट इज़ 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। आपको कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट कितनी दी है, 20%। वही बात हुई, हमें कैरिंग कॉस्ट अब निकालनी पड़ेगी। 36.50 इंटू 20%, करो 36.50 इंटू 20%, तो ये आपके पास कैरिंग कॉस्ट आई 7.3। नेक्स्ट दिया है आपको उन्होंने, एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज़ ₹50। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दी है 50। हाउ मच क्वांटिटीज़ टू बी परचेज एट अ टाइम। आपसे पूछ रहा है हमें एक टाइम में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए, तो हम उसे EOQ वाली क्वांटिटी बता देते हैं। कैसे निकलेगा, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट दैट इज़ 18,250 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट 7.3 का होल स्क्वायर। बना लो फिर, 2 इंटू 18,250 इंटू 50 डिवाइड 7.3 का होल स्क्वायर कर दो। 500 यूनिट्स आई आपकी EOQ की यूनिट्स। ठीक है, ये सम भी सिंपल था, EOQ निकालना बड़ा सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो 2 मार्क्स में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आएंगे तो ये आपसे बन भी जाएंगे, ईजी है, सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज़ 3,200 यूनिट, द यूनिट कॉस्ट इज़ ₹6 एंड द इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस 25% पर एनम। If the cost of one procurement is ₹150, determine EOQ। फर्स्ट तो बड़ा इजी है, EOQ निकाल लो फटाफट, निकल गया EOQ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बड़े इजी आप निकाल सकते हो, वो भी निकाल लो, ये भी निकल गया। अभी नेक्स्ट हमें निकालना है टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। जब 2 ऑर्डर मंगवाने के बीच में आपका टाइम कितना जा रहा है, मतलब कि पहला ऑर्डर आप जब आप पहला ऑर्डर मंगवा रहे हो और ये दूसरा ऑर्डर मंगवा रहे हो, इस दोनों ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले अपना EOQ निकाल लेते हैं। ए हमें दिया है 3,200, यूनिट कॉस्ट इज ₹5। ये देखो यूनिट कॉस्ट हमें दी है ₹6, कॉस्ट दी है ₹6। देन उन्होंने हमें दिया है कैरिंग कॉस्ट दी है 25%, तो कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं 6 इंटू 25%। कैरिंग कॉस्ट आ गई आपकी 1.5। अब हमें चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दिया उन्होंने, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट मतलब एक बार ऑर्डर लेने की कितनी कॉस्ट है, 150। अब आपको EOQ निकालना है, सिंपल है, EOQ निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। 2 इंटू 3,200 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 1.5 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 3,200 इंटू 150 डिवाइड 1.5, तो ये आ गया आपके पास 800। EOQ आ गया आपके पास 800। अब आपको निकालने नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे आपके, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर, है ना। 3,200 डिवाइड 800 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप पूरे साल में 4 ऑर्डर मंगवाने वाले हो। अब आपको क्या बोला उन्होंने कि पूरे साल में आप 4 ऑर्डर मंगवाने वाले हो, 1 2 3 4। अब इन ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम गैप है ये आपको निकालना है। तो ये आप कैसे निकालोगे, अब देखो, अगर आपको डेज़ में डिफरेंस निकालना है कि मतलब कितने डेज़ बाद आप ऑर्डर कर रहे हो, ये जो 4 ऑर्डर है ना, इन ऑर्डर में कितने डेज़ का डिफरेंस है आपको वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा डेज़ का डिफरेंस, तो ये देखो किससे करती हूँ, 3-6 मेरे को डेज़ में निकालना है। पूरे ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। ठीक है, पूरे ईयर में मैं कितने ऑर्डर मंगवा रही हूँ, 4 ऑर्डर मंगवा रही हूँ। तो निकल जाएगा ना आपका टाइम गैप बिटवीन द ऑर्डर्स, 365 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो 91.25 डेज़ बाद आप ऑर्डर मंगवा रहे हो। अगर वही आपको मंथ में निकालना है तो कैसे निकलेगा, पूरे ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। पूरे ईयर में कितने ऑर्डर मंगवा रही हूँ, 4 ऑर्डर मंगवा रही हूँ,
तो कितने मंथ का डिफरेंस के बाद मंगवा रही हूँ, 3 मंथ के डिफरेंस के बाद मंगा रही हूँ मैं। सिंपल है ये भी। अगर वीक्स में निकालना है तो पूरे ईयर में 52 वीक्स होते हैं और मैं 4 ऑर्डर मंगवा रही हूँ, तो 52 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो 13 वीक्स के बाद मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे आपका टाइम गैप निकलता है। और इसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी अलग से लिख रखा है, ये देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 365 डेज 12 मंथ्स 52 वीक्स, मतलब जिसमें भी आप निकालना चाहते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर दो, तो आपको टाइम गैप बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल ही था। अब हमारे पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास EOQ वर्सेस नॉन EOQ। मॉड्यूल में ये सिंपल क्वेश्चन को लेके जितनी इलस्ट्रेशन थी मैंने सॉल्व करवा ली, यही 3 थी, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम अपना, EOQ वर्सेस नॉन EOQ। अब इसमें क्या होता है, आपको ना 2 तरह के दे देते हैं। एक बता देता है कि EOQ एक आपकी ऑर्डर क्वांटिटी है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हम कितनी EOQ मंगवा रहे थे, 800 यूनिट्स। EOQ से आप 800 यूनिट्स मंगवा रहे हो और आपको समथिंग कॉस्ट पड़ रही है, और एक सप्लायर है आपको अलग से बोल रहा है कि अगर आप इतनी क्वान्टिटी मंगवाओगे तो आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी। तो आपको दोनों को कंपेयर करना है और दोनों में से देखना है कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए और चूज़ करना है। इसे ना डायरेक्टली एग्जाम्पल से देखते हैं सॉल्व करने वाला, फिर ऊपर टेक्स्ट पढ़ते हैं। Anil Limited by its annual requirement of 36,000 units in 6 installments। अनिल लिमिटेड है जो, वो ना एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 36,000 यूनिट्स उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। अब ये 36,000 यूनिट्स वो कैसे ऑर्डर करता है, 6 इंस्टॉलमेंट्स में ऑर्डर करता है। मतलब पूरे साल में 6 ऑर्डर मंगवाता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास कितने हैं, 6। तो पर ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हुई, 36,000 डिवाइडेड बाई 6 कर दो, पर ऑर्डर आपकी क्वांटिटी आई है 6,000। 36,000 यूनिट्स है, 6 ऑर्डर मंगवाता है, 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 और 6,000, ऐसे 6 ऑर्डर्स प्लेस करता है। ठीक है, ईच यूनिट कॉस्ट ₹1। हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपीज़ है। यहाँ पे हम ना साथ साथ में लिखते हैं, देखो एनुअल रिक्वायरमेंट हमें कितनी दी है, 36,000 यूनिट्स की एनुअल रिक्वायरमेंट दी है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, पर ऑर्डर कितनी यूनिट्स मंगवाते हैं, पर ऑर्डर यूनिट्स कितनी आती हैं आपके पास, 6,000 यूनिट्स। ठीक है, मतलब हम EOQ निकालते हैं, हम देखते हैं कि पर ऑर्डर कितनी यूनिट्स मंगवाएंगे, बट इन्होंने डायरेक्टली दे दिया कि पर ऑर्डर आप 6,000 यूनिट्स मंगवा रहे हो। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 1 रुपीज़, एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹25। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको दे दी है 25 रुपीज़। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। आपको कैरिंग कॉस्ट दे दी है 20%, 20% है, तो इसे वैल्यू में निकाल लेते हैं, 1 × 20% कर लेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी आपकी कैरिंग कॉस्ट, 1 × 20% 0.2। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट भी आ गई। अब आगे उन्होंने बोला है फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी है उसकी आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है, आप पर ऑर्डर 6,000 यूनिट्स मंगवाते हो, ये है आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। उसकी आपको अभी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे ना हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, रुको। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी नॉन EOQ। ठीक है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी है हमारी। आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। मटेरियल की टोटल कॉस्ट में कितनी कॉस्ट आती हैं, 3 तरह की कॉस्ट आती है। कौन सी, एक बाइंग कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट। तीनों कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी हमारे पास। सबसे पहले हम लिखते हैं परचेज प्राइस, यानी कि बाइंग कॉस्ट। कितनी है मेरी बाइंग कॉस्ट, देखो कितनी मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है,
36,000 मेरे को पूरे साल में मंगवानी है, मुझे पूरी अपनी इन्वेंट्री पॉलिसी की कॉस्ट निकालनी है ना, तो पूरे साल में मैं 36,000 यूनिट मंगवाने वाली हूँ। पर यूनिट कॉस्ट मुझे पड़ रही है 1 रुपीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000 इंटू 1, तो मेरा परचेज़ प्राइस तो आ गया 36,000। नेक्स्ट अब आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मैं कितने मंगवाऊंगी इसके अकॉर्डिंग देखो, तो पर ऑर्डर मैं 6,000 यूनिट मंगवा रही हूँ, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 यूनिट्स, पर ऑर्डर मैं 6,000 यूनिट्स मंगवा रही हूँ, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ जाएंगे 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000। 6 नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं पूरे साल में। यहाँ पे भी लिखा था वैसे भी 6 इंस्टॉलमेंट्स में आप मंगवा रहे हो, मतलब आपके 6 नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हैं? 6। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी कितनी है? कहाँ पे ये लिखी है? 25 है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो 6 इंटू 25 कर दो, 150 आ गई आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आपको नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट निकालनी है? कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? आपको एवरेज स्टॉक लेना है, ये लाइन में थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ, ये देखो कैरिंग कॉस्ट अब निकालते हैं। एवरेज स्टॉक लेना है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? जितनी आप ऑर्डर्स पर ऑर्डर मंगवा रहे, जितनी यूनिट्स आप पर ऑर्डर मंगवा रहे हो उसे आपको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपके पास एवरेज ऑर्डर आ जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाई 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपका कितना आया है? 0.2। 1 का 20% किया था ना, 1 का 20% किया था, 0.2 आया था हमारे पास, 0.2। अब आपका कैरिंग कॉस्ट निकाल लो, 6,000 डिवाइड 2 इंटू 0.2, तो ये मेरी आ गई कैरिंग कॉस्ट 600 रुपीज़। टोटल कॉस्ट निकालो कितनी आई? यहाँ पे आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट कितनी आई? 36,000 प्लस 150 प्लस 600, टोटल कॉस्ट आई 36,750। ये है मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी की टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग EOQ। कह रहे हैं कि अनिल लिमिटेड ना अभी तक अपनी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 यूनिट, इसे 6 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाता था। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप EOQ लगाते हो तो EOQ लगाने के बाद आप टोटल कितना सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि EOQ के अकॉर्डिंग हमें कितनी यूनिट्स ऑर्डर करनी चाहिए पर ऑर्डर। तो यहाँ पे हम अपना निकाल लेते हैं EOQ का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कितनी है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? 25 डिवाइडेड बाय 0.2 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का होल स्क्वायर रूट, तो आपकी EOQ की यूनिट्स आ जाएंगी 36,000 इंटू 2 इंटू 25 डिवाइड 0.2 का होल स्क्वायर 3,000 यूनिट्स। अभी तक जो अनिल लिमिटेड था वो 6,000 यूनिट्स मंगवा रहा था पर ऑर्डर, बट अगर आपको अपनी कॉस्ट मिनिमम करनी है तो आपको 3,000 यूनिट्स ऑर्डर करनी चाहिए थी। EOQ कहता है कि 3,000 यूनिट्स ऑर्डर करनी चाहिए थी। तो अभी हम EOQ के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट निकाल के देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आती है और फिर देखते हैं हमने कितने पैसे बचा लिए। अब EOQ के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। पहले नॉन EOQ देखा था। परचेज़ प्राइस कितना रहेगा इस बार? वही रहेगा, परचेज़ प्राइस तो सेम ही रहेगा 36,000, क्योंकि एनुअल रिक्वायरमेंट तो 36,000 यूनिट्स ही हैं और पर यूनिट कॉस्ट तो 1 रुपीज़ ही पड़ रही है ना, तो ये तो सेम ही रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होगी इस बार, है ना। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इस बार कितने आएंगे? सबसे पहले देखो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ऑर्डर, यानी कि 3,000। कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो इस बार आप? 36,000 डिवाइडेड बाई 3,000, 12 ऑर्डर इस बार आपको प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 25 करोगे तो आपकी आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 रुपीज़ आपको इस बार ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। और देखना EOQ है तो कैरिंग कॉस्ट भी सेम आएगी। इस बार आप
एवरेज स्टॉक निकाल लो, कितना आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2, ठीक है। 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2, ये आ जाएगी 300 ही हमारे पास कैरिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 36,000 प्लस 300 प्लस 300, 36,600। हमने कितना सेव कर लिया, EOQ अगर हम मंगवाएंगे तो हम कितना सेव कर लेंगे, 36,750 माइनस 36,600, हम 150 रुपीज़ सेव कर लेंगे अगर हम EOQ से मंगवाते हैं। 150 रुपीज़ सेव करेंगे तो हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम रख पाएंगे, कम रखेंगे तो सेलिंग प्राइस कम जाएगा और हमारा सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है। EOQ लगाने का ये फ़ायदा होता है। समझ आया। EOQ वर्सेस नॉन EOQ कैसे होगा, आपको दो सिचुएशन दे देगा, एक तो EOQ के अकॉर्डिंग आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और एक नॉर्मल इन्वेंट्री पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। फिर इन दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया, नॉन EOQ वर्सेस EOQ करके कंपेयर किया। कैसे कंपेयर करते हैं, टोटल कॉस्ट लेनी होती है। टोटल कॉस्ट में क्या आता है, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आता है हमारे पास। टोटल कॉस्ट को कंपेयर कर लेंगे, जिसमें कम कॉस्ट आएगी वो वाली पॉलिसी हम चूज़ कर लेंगे। इसमें तो उन्होंने आपसे डायरेक्टली पूछा कि कितना सेव किया है, मतलब हमें पता है कि ये वाली पॉलिसी में कम ही आएगा, बट कुछ क्वेश्चन में बोलेगा कि बताओ दोनों पॉलिसी में से कौन सी पॉलिसी हम चूज़ करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 15। ये भी उसी पे है। आ जाओ वापस यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर अ कंपोनेंट अल्फा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2021। एनुअल डिमांड फॉर अल्फा दे रखी है 8000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा ₹400। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है 20%। यहाँ से 20% लगाएंगे इस 400 के ऊपर तो आपको कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, एनुअल डिमांड दे रखी है, EOQ बड़े आराम से निकाल सकते हो। द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 component at a time. Compute the economic order quantity. Advise whether the quantity offer can be accepted or not. सबसे पहले हम A वाला पार्ट करते हैं, that is compute the order quantity. ये डेटा यूज़ करके आप आराम से EOQ निकाल सकते हो, तो निकालो EOQ। सब जाने निकल गया। अब मैं भी फटाफट निकाल लेती हूँ। यहाँ पे EOQ अपना 2 इंटू एनुअल डिमांड हमारी कितनी है 8000 यूनिट्स की, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 200 डिवाइडेड बाई 400 का 20%, EOQ आ गया हमारा 200 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया, EOQ आ गया 200 यूनिट्स, इतना निकल गया। अब आओ सेकंड पार्ट पे, ये इसे ध्यान से देखो। उन्होंने बोला हमारे पास एक अलग से ऑफ़र है। अभी तक तो हम EOQ से एक तो हमारे पास है EOQ से अभी तक हम मंगवा रहे थे। अब हमें एक सप्लायर ने ऑफ़र दिया। क्या ऑफ़र दिया है, द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। कह रहे हैं कि कंपनी को 4% का डिस्काउंट मिलेगा। एक सप्लायर ने हमें ऑफ़र दिया है कि हम आपको 4% का डिस्काउंट देंगे अगर आप एक टाइम पे 4000 कंपोनेंट एक साथ ऑर्डर करते हो। तो एक टाइम पे मतलब पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में आप 4000 यूनिट्स ऑर्डर करोगे तो हम आपको 4% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अभी आप नॉर्मल EOQ के अकॉर्डिंग 200 यूनिट्स एक टाइम पे खरीद रहे हो। सप्लायर कहता है 200 यूनिट खरीद रहे हो तो आपको पर यूनिट प्राइस कितना पड़ रहा है 400 पड़ रहा है। तो कितना हो गया 200 इंटू 400 कर लो, आपको टोटल परचेज करने का प्राइस कितना पड़ रहा है 80,000 परचेज करने का प्राइस अभी आपको पड़ रहा है। सप्लायर ने बोला अगर आप एक टाइम पे एक साथ 4000 यूनिट खरीदोगे ना तो मैं आपको इस 400 रुपये में 4% का डिस्काउंट दे दूंगा। 400 में से 4% माइनस कर दो
तो मतलब कि आपको उस केस में परचेजिंग प्राइस कितना पड़ेगा, 384। 400 माइनस 4% करके देखो सारे अपने कैलकुलेटर पे देखना, यही आएगा 400 माइनस 4%, 384 आया। तो कहते हैं कि अगर आप एक टाइम पे 400 कंपोनेंट्स परचेज करोगे तो मैं आपको परचेजिंग प्राइस लगाऊंगा पर यूनिट 384। अब आपसे उन्होंने पूछा है क्या ये जो फर्म है इसे ये वाला ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप कैसे एडवाइस करोगे, आप पहले इस 200 यूनिट से टोटल कॉस्ट निकाल के देखोगे, फिर आप इस ऑफ़र के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट निकाल के देखोगे, जिसमें कॉस्ट कम आई आप वो वाला ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे, नॉर्मल सी बात है। तो अभी हम करके देखते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू का। पर्टिकुलर ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू, ठीक है। दोनों के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है परचेज प्राइस। दो तरह के प्राइस होते हैं ना टोटल कॉस्ट में, मटेरियल की कॉस्ट में। सबसे पहले एक आता है हमारे पास परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कैसे निकलता है, जितनी हम क्वांटिटी पूरे साल में चाहिए दैट इज़ 8000 यूनिट इंटू परचेज प्राइस पर यूनिट। 8000 इंटू 400 कर लेते हैं, और यहाँ पे परचेज प्राइस कैसे निकलेगा, 8000 इंटू, इस बार परचेज प्राइस उन्होंने कितना बोला है, उन्होंने बोला 4% का डिस्काउंट पड़ेगा, तो परचेज प्राइस कितना आ जाएगा आपका 384 आ जाएगा 4% का डिस्काउंट डल के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 384, ठीक है। यहाँ पे मेरे जगह नहीं है ना तो इसलिए वो ऐसे हो गया, 384 इंटू 8000, 30,72,000 एंड यहाँ पे आपकी आ जाएगी 8000 इंटू 400, 32 लाख, ठीक है। परचेज प्राइस तो आपका निकल गया। अब नेक्स्ट निकालना है आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ऑर्डर। ईओक्यू में कितनी मंगवा रहे हो, 200 यूनिट्स मंगवा रहे हो। नॉन ईओक्यू में कितनी मंगवा रहे हो, 3000 यूनिट्स। कितनी मंगवा रहे हैं हम यहाँ पे, 4000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। यहाँ पे तो देखने में पता चल रहा है 2 ऑर्डर्स होने वाले हैं, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे, 2, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है हमारे पास, 200। एक मिनट में से थोड़ा ना नीचे लिखती हूँ, जगह नहीं बची है। 2 इंटू 200, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8000 डिवाइडेड बाय 200। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स है 40 और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 200, 8000, और यहाँ पे 200 इंटू 2, 400। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आ गई है क्योंकि ऑर्डर कम प्लेस हो रहे हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, आपको एवरेज इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। इस केस में कितनी आ जाएगी, 4000 डिवाइडेड बाय 2, 200 डिवाइडेड बाय 2, 100 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, 400। यहाँ पे अब यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट ध्यान से देखना, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी इस केस में। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हमें परसेंटेज में गिवन है 20%। यहाँ पे परचेज प्राइस कितना है ईओक्यू में, 400, तो इसका 20% करेंगे, है ना। 400 का 20% 80, ठीक है। यहाँ पे तो कैरिंग कॉस्ट आ गई 80, बट इस केस में नॉन ईओक्यू वाले केस में आपकी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी। अब यहाँ पे आपका परचेज प्राइस कितना है,
384, यहाँ पे तो परचेज प्राइस चेंज हो गया ना, तो इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे आप 80 मत ले लेना कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पे आपकी 384 का आपको 20% लगाना पड़ेगा। दैट इज़ यहाँ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी 76.8, और ये एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकली है 4000 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे आ गया आपका 8000 और यहाँ पे आ गया 76.8 इंटू 2000, 1,53,600। अब आप निकालो अपनी टोटल कॉस्ट दोनों की। 32 लाख प्लस 8000 प्लस 8000, यहाँ पे आ गई 32,16,000, यहाँ पे आ गई आपकी 30,72,000 प्लस 400 प्लस 1,53,600, यहाँ पे आपकी आ गई 32,26,000। यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी है 32,16,000, यहाँ पे कितनी है 32,26,000। यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, यहाँ पे कम है, तो आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो आप आंसर क्या लिख दोगे, द ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये था आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अब ख्याल क्या रखना था, देखो बेटे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे तो सिंपल था, क्योंकि आपके परचेज प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं था जा रहा। उन्होंने कोई बोला था डिस्काउंट पड़ रहा है, नहीं बोला था, तो इस केस में तो कोई दिक्कत आई नहीं। बट इस केस में आपको ध्यान रखना था कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली है परसेंटेजेस में। उन्होंने बोला 20% है कैरिंग कॉस्ट। ये परसेंटेज हम कहाँ किसका लगाते हैं, परचेज प्राइस का परसेंटेज लगाते हैं ना। तो EOQ वाले केस में परचेज प्राइस था हमारे पास 400 परचेज प्राइस था हमारे पास, है ना। तो 400 परचेज प्राइस के ऊपर हमने 20% लगाया, वो तो 80 आया। बट नॉन EOQ वाले केस में हमारे पास परचेज प्राइस कितना था 384। तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चेंज होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सेम रहा था 0.2 और 0.2, बट इस केस में आपका कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चेंज किया। यहाँ पे आपका 80 रहा और यहाँ पे आपका 76.8 हो गया। आपको इस बात का ख्याल रखना है, जल्दी जल्दी में बच्चे दोनों केस में 80 ले जाते हैं और सम हो जाता है आपका गलत। बट आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपको परसेंटेज चेंज करनी है। और अगर सोचो यहीं पर उन्होंने 20% ना दिया होता, सिर्फ 20 दिया होता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, दोनों केस में 20-20 ले लेते। इस बार दिक्कत इसलिए हुआ है क्योंकि परसेंटेज हम लगाते हैं कॉस्ट पे और कॉस्ट हमारी चेंज हुई है। अब यहाँ पे मेरे को आपको एक और पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पे आपका परचेज प्राइस चेंज कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे आपका परचेज प्राइस चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन में परचेज प्राइस ना लें तो भी आपके डिसीजन में कोई फ़र्क पड़ता। चलो यहाँ पे तो उन्होंने हमसे पूछा था ना कि टोटल प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे परचेज प्राइस लिया। बट मैं आपको दूसरा केस बता रही हूँ। सोचो यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा होता कि आपको नॉन EOQ वाला ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस केस में अगर आप परचेज प्राइस नहीं भी कंसीडर करते तो फ़र्क पड़ता, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि दोनों केस में 36,000 ये तो सेम ही है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। बट सेकंड क्वेश्चन के केस में परचेज प्राइस आपका डाइफर कर रहा है, दोनों चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे परचेज प्राइस कंसीडर करना है। मैं वही बोल रही हूँ आपको कि जहाँ पे आपको क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है वहाँ पे आप परचेज प्राइस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बट जहाँ पे आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे आपको परचेज प्राइस कंसीडर करना पड़ेगा। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये ना थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है। पेपर चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ परचेज प्राइस सेम है तो इसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बच्चे ने लिखा तो मतलब बच्चे के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, क्योंकि ये तो सेम रहने वाला है ना। कल को आप कंपनीज़ में भी जाओगे, जब आपका परचेज प्राइस सेम रहने वाला है तो इसे लिखने का कोई मतलब
नहीं, तो ये प्रोफेशनल लुक नहीं देता है। तो इसलिए जब आपका परचेज प्राइस सेम रहने वाला है तो आपको परचेज प्राइस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि आपका डिफरेंस कितना जा रहा है। अगर आप दूसरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो तो टोटल प्राइस में कितना डिफरेंस जा रहा है, तो इसीलिए हमने किया ये सब। अगर आप फिर भी अगर आप परचेज प्राइस नहीं ना लिखते तो भी क्वेश्चन आंसर आता। देखना कैसे, देखो करो 150 प्लस 600 करो, आपका आएगा 750। 300 प्लस 300 करो, आपका आएगा 600। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप परचेज प्राइस नहीं लिखते तो चलता। ये मैंने परचेज प्राइस स्टार्टिंग में इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको ये डिफरेंस बता सकूँ, ठीक है। तो जहाँ पे आपका परचेज प्राइस सेम है वहाँ पे परचेज प्राइस मत लिखना। लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही, बट अगर आप प्रोफेशनल लुक लाना चाहते हो तो मत लिखना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। और यहाँ पे हमारा ये 2 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये यहाँ से एक बार पढ़ लेना। देखो, वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू लेवल एंड कंपेयर द सेम देन पास जजमेंट। पहले ईओक्यू लेवल पे आप कॉस्ट स्टेटमेंट बना लो, देन नॉन ईओक्यू लेवल पे बना लो और अपनी जजमेंट पास कर दो। जब क्वेश्चन में हमें ऑर्डर क्वांटिटी चेंज करके दी हो, मीन ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू निकालना हो, पर ऑर्डर क्वांटिटी चेंज करने पर डिस्काउंट ना मिले, मतलब कॉस्ट पर यूनिट सेम हो, उस केस में परचेज कॉस्ट इररेलेवेंट होगी क्योंकि परचेज कॉस्ट सेम ही रहेगी। तो सिर्फ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट लेकर ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू की स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको ये ध्यान में आ जाए एक बार। अब हमारे पास है एक नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ स्लैब डिस्काउंट। स्लैब डिस्काउंट कैसे, इसका क्वेश्चन आता है आपको ना। देखो, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में परचेज प्राइस ऐसे दे देगा, मतलब कि अगर आप 250 यूनिट्स 0 से 250 यूनिट्स मंगवा रहे हो तो कितना परचेज प्राइस, 250 से 800 मंगवा रहे हो तो कितना परचेज प्राइस, इसे हम कहते हैं स्लैब डिस्काउंट। ये देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम डायरेक्टली। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स with respect to a particular item of material of manufacturing company calculate the best quantity to order। आपको अब ये अलग अलग लेवल दिए हैं। आप एक टाइम पे 0 से लेके 250 तक कुछ भी यूनिट्स मंगवा सकते हो, या ये ऑफ़र है, ये 1 2 3 4 जितने भी ऑफर्स, ये आपको ऑफर्स दिए हुए हैं। हर ऑफ़र पे अलग अलग क्वांटिटी आपको दे रखी है। अब आपको बताना है कि इनमें से हमें कौन सा ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जैसे मुझे बोला है कि 0 से लेके 250 तक मैं यूनिट्स मंगवा सकती हूँ, और यहाँ पे बोला है 250 से लेके 0 से लेके 250 तक यूनिट्स मंगा सकती हूँ, 250 से लेके 800 तक यूनिट्स मंगा सकती हूँ। 0 से लेके 250 तक यूनिट्स मंगवाऊंगी तो मेरे को परचेज प्राइस पड़ेगा 6 रुपीज़, और 250 से लेके 800 यूनिट्स मंगवाऊंगी तो मेरे को परचेज प्राइस पड़ेगा 5.90, ठीक है। अब आप अगर ये सेकंड वाला केस देखो, सेकंड वाले पे चाहे आप मंगवाओ 250 यूनिट्स, चाहे मंगवाओ 260 यूनिट्स, चाहे मंगवाओ 380 यूनिट्स, चाहे मंगवाओ 400 यूनिट्स, चाहे 700 यूनिट्स, सेम ही परचेज प्राइस पड़ने वाला है 5.90, सब कुछ सेम ही पड़ने वाला है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे यहाँ पे 260 ले लेंगे, कुछ ले लेंगे अपनी मर्जी से 700, कुछ ले लेंगे अपनी मर्जी से 300, तो ऐसे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं ना आएगी। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप सही हो कि आप कुछ भी ले सकते हो, बट हमें तो एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना जब हम पेपर चेक करने बैठेंगे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है कि आपको इस सम को कैसे सॉल्व करना है। Sometimes supplier will allow you different rates on different level of order size। different rates है, different level of order size पे इसे हम कहते हैं slab discount। Generally it is given as continuous series। For maintaining uniformity, institute suggests to take lower limit of each class as order size and solve the question accordingly। इंस्टीट्यूट ने बोला आप यूनिफॉर्मिटी एक मेंटेन करो, सभी बच्चे एक ही चीज़ लेके चलो, आपको लोअर लिमिट लेनी है हर ऑर्डर साइज़ की। जैसे यहाँ पे 250 से 800 के बीच में लोअर क्या 250 है ना, 800 हाइयर है, लोअर क्या 250 यूनिट्स ले लो, यहाँ पे 800 यूनिट्स ले लो, यहाँ पे 2000 यूनिट ले लो, यहाँ पे 4000 यूनिट ले लो। तो मैम यहाँ पे हम क्या 0 ले लें, 0 यूनिट पे कैसे निकालें, तो 0 यूनिट ले नहीं सकते। तो इसलिए फर्स्ट वाले पे उन्होंने क्या बोल दिया है, फॉर द फर्स्ट क्लास टेक एनी नियरेस्ट जीरोज राउंडेड ऑफ वैल्यू। कोई भी जीरो के राउंड ऑफ की वैल्यू आप उठा लो, जैसे कि यहाँ पे हम उठा लेंगे 10 उठा लेंगे, 100 उठा लेंगे, 2 यहाँ पे कुछ भी जीरो के नियरेस्ट वाली नीचे से वैल्यू उठा लेंगे, जीरो के राउंड ऑफ वाली वैल्यू उठा लेंगे, दैट इज़ 10 ले लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं स्लैब डिस्काउंट के। अब आपके पास कितने केस आ गए, फर्स्ट में
10 यूनिट्स आप ऑर्डर कर रहे हो, सेकंड में 250 यूनिट्स, थर्ड में 800 यूनिट्स, फोर्थ में 2000 यूनिट्स एंड फिफ्थ केस में 4000 यूनिट्स। अब आपके पास 1 2 3 4 5 सिचुएशन दी हैं। इन पांचों सिचुएशन में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो और बता दो कि हमें कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी हम लेके आए हैं। अगर आप नॉर्मल देखते तो नॉर्मल जैसे मैंने बोला बच्चे कुछ भी लेते ना, कहीं यहाँ पे ले लेते 200, फिर लेते यहाँ पे 300, यहाँ पे लेते 1000, यहाँ पे लेते 2500 और यहाँ पे कुछ भी ले लेते 4500, कुछ भी ले लेते बच्चे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं ना आती। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप यूनिफॉर्मिटी लेके आओ, ये मत करो हर क्लास की लोअर लिमिट आपको लेनी है एज अपना ऑर्डर साइज, और फर्स्ट क्लास के लिए 0 नहीं ले सकते, तो 0 के राउंड ऑफ वाली वैल्यू आपको ले लेनी है। अब आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे वैल्यू कौन सी ली हुई है, उन्होंने ली है जो आपकी हायर वैल्यू है ना उसके नियरेस्ट 0 वाली वैल्यू ली है। यानी कि यहाँ पे 250 है ना, तो इसकी नियरेस्ट 0 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 वैल्यू हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ने ये लिया है, तो हमें भी यही फॉलो करना है। ठीक है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने किया हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लोअर वैल्यूज़ लेने वाले हैं 250, 800, 2000 एंड 4000, बट यहाँ पे तो 0 नहीं ले सकते हैं, तो इस केस में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू ना उसके नियरेस्ट 0 वाली वैल्यू दैट इज़ 200 वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर फर्स्ट क्लास टेक एनी नियरेस्ट 0 राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ हायर वैल्यू, जो आपकी हायर वैल्यू है उसका राउंड ऑफ करना है 0 पे। ठीक है, यहाँ पे हायर वैल्यू लिख लेना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, एक बार टेबल बना लेते हैं पूरा। कितनी क्लासेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिख लो। फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी है, 200 यूनिट्स फर्स्ट वाले में हम ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कितनी ऑर्डर कर रहे हैं, 250 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, लास्ट वाली वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट वाले में 800 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, नेक्स्ट में 2000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम 4000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, परचेज प्राइस। क्या इसमें परचेज प्राइस लिखना रेलिवेंट है, देखते हैं। जी हाँ रेलिवेंट है, क्योंकि हर बार परचेज प्राइस आपका डाइफर कर रहा है, डिफरेंट है, तो हम परचेज प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। परचेज प्राइस कितना आ जाएगा आपका, फर्स्ट केस में है 6 रुपीज़। यूनिट्स आपको टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज़ 4000 टन्स। टोटल आपकी एनुअल डिमांड है 4000 टन्स। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर है ना, और डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 6 रुपीज़ आपकी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले परचेज कॉस्ट लिख लेते हैं, कितनी आएगी, 4000 इंटू परचेज प्राइस कितना है मेरा पर यूनिट, 6 रुपीज़ है फर्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में 4000 इंटू कितना है परचेज प्राइस, 5.90। आप भी करो मेरे साथ साथ ये। नेक्स्ट में 4000 इंटू 5.80, देन 4000 इंटू 5.70, देन 4000 इंटू 5.60। ठीक है, कर लेते हैं इसे फटाफट। अपना परचेज प्राइस लिख लेते हैं, 4000 इंटू 6 24,000, नेक्स्ट 4000 इंटू 5.90 23,600, 4000 इंटू 5.80 23,200,
नेक्स्ट है आपके पास 4000 इंटू 5.70, 22,800। नेक्स्ट है 4000 इंटू 5.60, 22,400। ठीक है, ये आपके पास आ गया, आपकी परचेज प्राइस आ गया। अब नेक्स्ट आपको निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसे ऐसे लाइन लगा लेते हैं हम, ये देखो। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट निकालना है अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट लेना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है आपकी, 6 रुपीज़ है, तो लिख लेते हैं 6 रुपीज़। नंबर ऑफ़ ऑर्डर से सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो 6 ही आने वाली है हर जगह पे, बट हमें यहाँ पे अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चाहिए, वो भी तो निकालने हैं, तो वो निकाल लेते हैं। हर केस में नंबर ऑफ़ ऑर्डर डिफरेंट आएगा। फर्स्ट केस में हम एनुअल रिक्वायरमेंट तो सेम ही है 4000। फर्स्ट केस में हम कितनी यूनिट्स मंगवा रहे हैं, 200। नेक्स्ट 4000 डिवाइड 250। नेक्स्ट 4000 डिवाइड कितना मंगवा रहे हैं इसमें, 800। 4000 डिवाइड 2000। यहाँ पे तो हम पूरी की पूरी 4000 डिवाइड 4000 यानी कि एक ही बार में सब कुछ मंगवा रहे हैं। यहाँ पे तो आपकी आ जाएगी 6 ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 12 ऑर्डरिंग कॉस्ट। 4000 डिवाइडेड बाई 800, यहाँ पे आ जाएगी 5 और यहाँ पे आ जाएगा 30 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन 4000 डिवाइडेड बाई 250, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 16, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 6, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 96। नेक्स्ट है 4000 इंटू 4000 डिवाइड 200, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 इंटू 6 120। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट सिंपल था, निकाल लिया हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम नेक्स्ट निकालने वाले हैं अपना कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट पे हमें ध्यान देना है ना। कैरिंग कॉस्ट क्या दिया उन्होंने हमें, कैरिंग कॉस्ट उन्होंने हमें परसेंटेज में दी है, 20% दी है हमें कैरिंग कॉस्ट। तो ये परसेंटेज अप्लाई हमें हर जगह पे अलग अलग लगेगी, कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं आने वाली है। जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम थी, 6 आ गई थी हर जगह पे, पर कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले तो हम कैरिंग कॉस्ट हर जगह पे निकाल लेते हैं, कितनी परसेंटेज आएगी पहले वहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे पर यूनिट प्राइस हमें कितना लगा है, 6 रुपीज़ लगा है। 6 का करेंगे हम 20%, 20% करेंगे 6 के ऊपर अप्लाई, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। आ जाओ नीचे, 6 इंटू 20%। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 5.90, 5.80, 5.90, 5.80, then 5.70 and 5.60, 5.70, 5.60। हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यहाँ से आ जाएगी कितनी, 6 इंटू 20%, 1.2, नीचे लिख लेते हैं। दूसरे केस में आ जाएगी 5.90 इंटू 20%, 1.18, 5.80 इंटू 20%, 1.16, 5.70 इंटू 20%, 1.14, 5.60 इंटू 20%, 1.12। ये आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गई। अब आपको अपना एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है आपका, डिवाइड कर देना आपको 2 से, है ना। एक मिनट में इसकी लाइन बढ़ा लेती हूँ। चलो अब लिखते हैं, डिवाइड कर देना है मुझे 2 से। नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ऑर्डर कितनी मंगवा रही हूँ, 200। एवरेज निकालनी है तो 200
डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी। इस केस में 250 डिवाइडेड बाय 2, इसमें 800 डिवाइडेड बाय 2, 2000 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4000 डिवाइडेड बाय 2, 100। यहाँ पे 250 डिवाइड 2 125, देन 800 डिवाइड 2 400, 2000 डिवाइड 2 1000, 4000 डिवाइड 2 2000। आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब आप टोटल कैरिंग कॉस्ट बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये है आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और ये है आपकी एवरेज इन्वेंट्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप अपनी कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। 100 इंटू 1.2 120 आपकी फर्स्ट केस में आ गई कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह से बाकी सबकी भी निकाल लो। तो ये आ गई हमारे पास हमारी कैरिंग कॉस्ट, और टोटल करके आपके पास आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। अब हर केस पे आपने पांचों केस में टोटल कॉस्ट निकाल ली है। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या था, कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। आपको बेस्ट क्वांटिटी बतानी है, जिसमें सबसे कम कॉस्ट है ये वो क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं, इसकी तो ना सबसे ज़्यादा है, बाकी इसकी भी नहीं, इसकी भी 24,000 है। इन दोनों में से देखते हैं हम, इसमें 23,843 है, इसमें 964 952, यहाँ पे ना 694 है। ठीक है, तो सबसे कम क्वांटिटी कहाँ पे आ रही है टोटल में, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई थी, मैंने 964 लिख दिया था, आना है यहाँ पे 694, ये नहीं आना है। ठीक है, तो आपकी सबसे कम प्राइस आपको कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे। तो आपको ये वाली क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। मतलब कौन सी वाली, आपको ये 800 से लेके 2000 के बीच में जितनी मर्जी यूनिट्स आप ऑर्डर कर लो। ठीक है, ये आपकी बेस्ट क्वांटिटी रहेगी। यहाँ पे आपको सबसे कम कॉस्ट पड़ने वाली है। तो स्लैब डिस्काउंट जब हमें दिए होंगे तो सब सेम है, बस आपको यही देखना है कि आपको क्वांटिटी आखिरकार कौन सी वाली लेनी है। बस यही इतना सा कंसेप्ट था, बाकी तो सब भी सेम था। तो स्लैब डिस्काउंट वाला भी मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है। इसके नीचे आप अपना ऐसे जब आप नोट्स बनाओगे ना, ऐसे स्लैब डिस्काउंट लिख के ना उसके नीचे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ताकि जब आप रिविज़न करो तो आपको आसानी हो। अब नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है? टर्नओवर मतलब घूमना। जैसे कि इन्वेंट्री देखो, ये है मेरा वेयर हाउस, ठीक है, या मेरी सेल्स डिपार्टमेंट जो भी है। मैं मटेरियल ख़रीद के लेके आई, मटेरियल बिक गया, फिर मैंने ख़रीदा, फिर बिक गया, फिर मैंने ख़रीदा, फिर बिक गया। इसे हम कहते हैं टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मतलब मेरा मटेरियल कितनी बार टर्न कर रहा है मेरे डिपार्टमेंट में, कितनी बार आ जा रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें बताती क्या है? Computation of inventory turnover ratio for different items of material and comparison of the turnover rates provides a useful guidance for measuring inventory performance. Inventory turnover ratio से हम inventory की performance को measure कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई है, मतलब कि मेरा जो मटेरियल है वो ज़्यादा फ्लो कर रहा है, ज़्यादा मूव कर रहा है, फटाफट आता है, फटाफट जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, तो ये अच्छी बात है ना। जितनी बार मटेरियल मेरा आएगा जाएगा, मतलब मेरी सेल्स उतनी ज़्यादा है, तो मतलब मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है। बट वहीं अगर मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कम है, मतलब कि मेरा मटेरियल एक बार आ जाता है, स्टोर होकर ही रह जाता है, बिकता ही नहीं है, तो मेरे यहाँ पे कैपिटल ब्लॉक हो रही है, तो वो मुझे, मेरी एफिशिएंसी क्या है इस केस में? लो है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई मतलब एफिशिएंसी हाई, मतलब मेरा जो मटेरियल है वो फास्ट मूविंग है, तो एफिशिएंसी हाई हुई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अगर लो है तो वो बताता है कि आपका जो एफिशिएंसी है वो कम है, आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो रही है एक जगह पे। ये बताती है हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब ये निकलती कैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही होगा ना मटेरियल कंज्यूम। देखो, मटेरियल कंज्यूम मतलब जो मैंने कंज्यूम किया। ओपनिंग स्टॉक मतलब पहले से मेरे पास कुछ पड़ा था, फिर मैंने कुछ नया खरीदा,
मैंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए और उसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने कंज्यूम नहीं किया, वो तो मैंने बचा के रखा है ना, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है और ये मेरा आ जाता है मटेरियल मैंने जितना कंज्यूम किया है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही एवरेज निकलता है। तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करना है, तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। अब इसकी कुछ मॉड्यूल पे इलस्ट्रेशन है, वो देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ द टू आइटम्स। इन दो आइटम्स की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है। कैसे निकलती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? सबसे पहले आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ऐसे कर लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लगा लो। यहीं पे आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सभी करो अपने अपने कैलकुलेटर पे। 10,000 प्लस 52,000 माइनस 6,000, ये आपका आ गया 56,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दूसरी साइड पे? 9,000 प्लस 27,000 माइनस 11,000, 25,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। इसे आपको डिवाइड करना है किससे? एवरेज स्टॉक से। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। 10,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2, 8,000। दूसरे केस में 9,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 56,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 7। आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मटेरियल ए के केस में, एंड दूसरे के केस में आएगी यहाँ पे 25,000 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था एक मिनट, 9,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000 है। 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगी 2.5, ठीक है। 7 एंड 2.5 हाई इन्वेंट्री टर्न। अब ये उन्होंने बोला कि आपको पुट फॉरवर्ड योर कमेंट, आपको बताना है कि ये टर्नओवर रेशियो क्या बता रही है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है मटेरियल ए में, मतलब इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, ये फास्ट मूविंग आइटम है, और मटेरियल बी हमारा इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, मतलब कि ये हमारा कैपिटल ब्लॉक करके रख रहा है। ये देखो 7 एंड 2.5 टाइम्स आया था। और कमेंट इन्होंने क्या लिखा हुआ है? मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट विद विच दे आर एबल टू यूटिलाइज द इन्वेंट्री। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी है, वो अपनी इन्वेंट्री को कैसे यूटिलाइज कर रही है, कहीं अपना कैपिटल ब्लॉक करके तो नहीं रख रही है, वो यहाँ पे कमेंट उन्होंने दे रखा है। आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया क्या बताती है। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और है, वो भी एक बार देख लेते हैं। एक हमारे पास ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 14, कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें भी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। ये आपका होमवर्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको करके आना है। और यहाँ पे आज की क्लास हम अपनी ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे। इस चैप्टर में 3 ही कंसेप्ट है, एक तो EOQ वाला आ गया, एक आपका रीऑर्डर लेवल वाले कंसेप्ट आएगा, और एक आपका आएगा स्टोर्स लेजर वाला कंसेप्ट। यही 3 कंसेप्ट हैं। एक हमने कर लिया है, कल की क्लास में दूसरा करेंगे, एंड उसके बाद एक और क्लास लेंगे, उसमें तीसरा कर लेंगे, और 3 क्लास में हम अपना मटेरियल चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जितना भी किया है उसे अच्छे से रिवाइज़ करना, ताकि आपको भूले ना। मैं आपको एक टिप देती हूँ, कॉस्टिंग को कैसे आपको पढ़ना है। कॉस्टिंग को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है, कॉस्टिंग या किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने आपको EOQ के 2 क्वेश्चन करवाए क्लास में प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन अगर तो आपने पहले ही फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो आप डायरेक्टली जहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ वहीं पे वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर तो आंसर आ गया, वेल एंड गुड है, तो वो ना आपकी खुद से ही प्रैक्टिस हो जाती है। फिर उसके बाद वीडियो देखो आप। ऐसे करके अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठा रहेगा, एंड रिवीजन भी साथ साथ में होती रहती है। तो सभी बच्चे अपना जितना भी होमवर्क मिला है वो भी करके आना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।